दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो पीएचडी कर रहा था। गोल्ड मेडलिस्ट, पूरा एकेडमिक करियर शानदार, बेहतरीन तेज दिमाग, पढ़ने में लाजवाब, और उसे कत्ल करना था। और उस कत्ल के लिए उसने कत्ल से पहले और बाद में जो प्लानिंग की, खुद इस केस की जांच करने वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, पुलिस वाले, वो भी दंग रह गए। उनके दिमाग पर इस बात का काफी असर रहा कि आखिर कैसे कोई इतनी जबरदस्त तरीके से प्लानिंग कर सकता है। आखिर तक वो कातिल पकड़ में नहीं आया और एक छोटी सी मिस्टेक उसने ऐसी कर दी कि वहां पर उसकी सारी होशियारी धराशायी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 मई 2016 को। 30 मई 2016 को कर्नाटक के हुबली इलाके में एक खेत में एक लाश मिलती है। कुछ किसान उस रास्ते से गुजर रहे थे। खेत के बीच में कुछ कच्चे रास्ते थे जहां से अमूमन लोग कम गुजरा करते थे और उस वक्त कुछ बारिश भी हुई थी, तो उधर से कम जा रहे थे। लेकिन एक रोज एक किसान गुजरा और उसने देखा कि एक लाश जो पूरी तरह खराब हो चुकी है, आधी जमीन के अंदर आधी बाहर। उसने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश की हालत सचमुच बहुत खराब थी, कपड़े भी गल चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस लाश के गले में एक सोने की चेन थी जिसमें एक लॉकेट था और उस लॉकेट पर AA लिखा था। इसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। आसपास कोई फोन नहीं मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, मॉर्चरी में भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वक्त बीतता रहा, कोई क्लू नहीं मिला। आसपास के जितने पुलिस स्टेशन सब मिसिंग। कोई ऐसी ही रिपोर्ट दर्ज हुई हो उसको भी खंगाला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस बिल्कुल अंधेरे में, लाश किसकी है, मरने वाली कौन है, क्योंकि उसको देखकर ये रिपोर्ट से पता चल गया कि ये किसी फीमेल की लाश है जिसकी उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच की है। अब पुलिस हर तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा, कोई सुराग नहीं। 30 मई को यह लाश मिली थी और उसके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बीत गए, कोई फायदा नहीं, कुछ आगे समझ नहीं आ रहा था। तभी अक्टूबर का महीना आता है और 24 अक्टूबर को एक शख्स जिसका नाम गिरधर, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी लास्ट 29 अक्टूबर 2014 से गायब है। 29 अक्टूबर 2014 और रिपोर्ट लिखवाने कब आ रहे हैं? 16 में। अब पुलिस का सवाल लाजमी था कि इतने महीनों बाद आप आए हैं, आपकी बेटी गायब है और इतना टाइम क्यों लग गया आपको? उन्होंने कहा कि हमने पहले हर तरफ ढूंढ लिया, फिर यूं हुआ कि पुलिस तक जाएंगे तो खानदान तक बात चलेगी, बेटी का मामला था, पड़ोसियों तक पहुंचेगी, जवान लड़की थी, बेइज्जती, बदनामी होगी। लेकिन हम अपनी तरफ से ढूंढ रहे थे, फिर ये लगा था कि वो कहीं चली गई होगी। लेकिन अब जब इतने महीने बीत गए तो हमें कुछ लगा कि गड़बड़ तो नहीं है और इसीलिए हम रिपोर्ट लिखाने आ गए। अब लाश मिलने के कई महीने के बाद पता चला कि जिस लड़की की लाश मिली थी उसका नाम अर्पिता है। अर्पिता एक BSc की स्टूडेंट, एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रही थी। ठीक ठाक थी पढ़ाई करने में, न बहुत ज़्यादा होशियार, न बहुत ज़्यादा एकदम जिसको हम कहते हैं कि नहीं पढ़ाई में बिल्कुल जी ही नहीं लगता, ऐसा भी नहीं था। और वो इसी हुबली सिटी में पढ़ाई कर रही थी। ग्रेजुएशन BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थी। लाश किसकी है पता चल गया, लेकिन अर्पिता का मोबाइल अभी तक नहीं मिला था। उसका नंबर घर वालों से पता चल गया और उस नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए। उस कॉल डिटेल को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसको छाना गया। जितने भी उसके कॉलेज के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी, जिन जिन लोगों से भी उसका मिलना जुलना था, हर एक से पूछताछ हुई, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। कोई ऐसे नंबर जिस पर कुछ डाउट हो, कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। पुलिस तफ्तीश करती रही, हाथ अब भी खाली। इस बीच होता है कि 2015 में एक कत्ल होता है MM कलबुर्गी का। यह बहुत ही मशहूर केस था। वाइस चांसलर कन्नड़ यूनिवर्सिटी के हम्पी, इनका कत्ल हो गया। MM कलबुर्गी का यह मामला बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया, तो ज्यादातर पुलिस इस केस को सुलझाने में लग गई। अब इस केस के चक्कर में, क्योंकि बेंगलुरु और ये सारी जो अर्पिता का केस था वो कहीं दब गया या हाशिए पर चला गया। एक लंबा वक्त लगा। कलबुर्गी साहब के कत्ल के केस को सुलझाने में अर्पिता का केस ठंडे बस्ते में रहा। फिर वो केस शांत हुआ तो पुलिस दोबारा से इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है।
30 अगस्त 2015 को बल्कि कत्ल हुआ था कलबुर्गी साहब, तो उसने ये जांच चल ही रही थी। अब पुलिस फिर से जांच करती है, खंगालती है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। इतने लोगों से पूछताछ हुई लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं, और फिर एक एक करके सारे दोस्तों से पूछताछ की। इन्हीं से पूछताछ के दौरान बातचीत हुई तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड और उसके हिसाब से पुराने दोस्तों के जो पूरी एक लिस्ट निकली, पुलिस ने तय किया कि एक एक दोस्त से बात करेंगे। उनमें से एक दोस्त का नाम आया था अरुण। अभी अरुण नाम का जो दोस्त है, इसके नंबर कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी थे अर्पिता के, पर अरुण हुबली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में पढ़ रहा था और वो उस वक्त पीएचडी कर रहा था। ग्रेजुएशन में कभी अरुण और अर्पिता एक साथ पढ़ा करते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर बाद में वो कॉलेज से निकल गया और अर्पिता शायद फेल हो गई तो वो थोड़ा पीछे रह गई। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो धीरे धीरे दोनों में थोड़ी दूरी भी आ गई क्योंकि शहर बदल गया, लेकिन फ़ोन पर बातचीत जारी थी। तो उसी फ़ोन से दोस्तों से अरुण की सच्चाई भी सामने आ गई। पुलिस ने अरुण से पूछताछ की। अरुण ने कुल 4 बार पुलिस ने अरुण से पूछताछ की थी और 4 बार जब पूछताछ की तो अरुण का जवाब हमेशा यही होता था कि वो और अर्पिता अच्छे दोस्त थे, शुरुआत में कॉलेज में थे, लेकिन फिर कॉलेज बदल गया, मैं निकल गया, वो बेंगलुरु रह गई, हुबली में ही। पर हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, कोई ऐसा इश्क मोहब्बत प्यार वाली बात नहीं थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि अच्छा आप कब कहाँ थे, क्योंकि ये जो 30 मई को लाश मिली थी उसके इर्द गिर्द की तारीख, उससे पहले की तारीख में कहाँ थे। तो उसने कहा कि मैं बेंगलुरु में अपने रेंट के रूम में था जहाँ मैं पढ़ाई करके रहता हूँ और दिन में कॉलेज में था। अब पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि वाकई जिस दिन की बात हो रही है वो उस दिन कॉलेज में था, अटेंडेंस लगा हुआ है और उसके मोबाइल का लोकेशन भी बेंगलुरु में था। 4 बार पूछताछ, उसने सारे सवालों के जवाब लगभग हर बार सवालों के जवाब एक ही तरह से वो देता रहा। अब धीरे धीरे वो शक के रडार से गायब हो गया, लेकिन इधर अर्पिता का कोई कातिल अभी तक मिल नहीं रहा। पुलिस काफी परेशान, सारे घोड़े खोल दिए, कोई सुराग मिल नहीं रहा। इधर उधर हाथ मारती रही पुलिस। फिर अफसर भी चेंज हुए और फिर जब अफसर चेंज हुए तो उन्होंने फिर से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। बारीकी से देखा, शायद इसी से कुछ क्लू मिल जाए। तो अब उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो अचानक एक जगह पर एक चीज पर उनकी नजर पड़ी और वो चौंक उठे। वो इसलिए चौंक उठे कि अर्पिता जब गायब हुई थी, उस गायब होने से 2 दिन पहले तक अर्पिता के मोबाइल पर एक भी कॉल अरुण का नहीं था, बल्कि अर्पिता ने उसको कॉल किए, अरुण ने कॉल नहीं उठाया। अर्पिता ने उसको मैसेज किए, उसने मैसेज के रिप्लाई भी नहीं किए। ये अर्पिता की गुमशुदगी से 2 दिन पहले और जिस दिन अर्पिता की लाश वहां मिली उस दिन की बात है। उससे पहले की जो पूरी हिस्ट्री थी वो बता रही थी कॉल डिटेल रिकॉर्ड कि जब अर्पिता ने कॉल किया अरुण ने एक बार में कॉल उठाया। लंबी बात की, वापस अरुण ने भी कॉल किया। अर्पिता ने जब मैसेजेस किए उसने फौरन मैसेजेस के रिप्लाई भी दिए, लेकिन जब वो गायब हुई उस दिन से लेकर पिछले 2 दिनों तक कई कॉल थे अर्पिता के, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाए और ना ही कॉल बैक किया और ना ही उसने मैसेजेस के जवाब दिए। अब ये बड़ी अटपटी बात थी क्योंकि थ्रू आउट वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड की हिस्ट्री बता रही थी कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो आखिर इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ जब अर्पिता गायब हुई? अरुण उससे बात नहीं कर रहा था। 4 बार पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी। अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है और जिस तरीके से अरुण 4 बार पूछताछ में सवालों के परफेक्ट जवाब दे रहा था, पुलिस भी हैरान थी। अमूमन कई बार जब पूछताछ होती है बार, एक बार आज, एक बार 2 महीने बाद, एक बार 3 महीने बाद, तो कई बार लोग अटकते हैं कि अच्छा उस दिन कौन सा था, तो कभी कहते हैं सैटरडे, नहीं संडे, नहीं मंडे, फ्राइडे। आदमी भूलता है, कलर भूल जाता है। कई बार नंबर, पता एग्जैक्ट उस दिन मिले तो वो कहाँ पे मिले, क्या था, क्या खाया, क्या पिया। अरुण का हर स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट, पहले स्टेटमेंट जैसा ही। वो जब जो उस कहता उस चीज को वो 4 बार जब पूछताछ हुई एक एक चीज रिपीट करता, मतलब उसके स्टेटमेंट में कहीं भी एक भी चीज मिसमैच नहीं थी बाकी के स्टेटमेंट से। अब कोई भी शख्स ये तभी करता है जब वो बिल्कुल तैयारी करके आया हो, रट्टा मार के आया हो। अब पुलिस को लगा कि यार इसके स्टेटमेंट रिटर्न में थे, साइन भी कराया, हर स्टेटमेंट को पढ़ा तो उस स्टेटमेंट में एक भी गड़बड़जाला नहीं दिखाई दिया। वो कहीं अपने स्टेटमेंट से पीछे भी नहीं हटा। तो उसने पहली बार कहा भाई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार वही। कोई दोस्त इस तरीके से रडार पे भी नहीं आ रहे हैं, कोई मोटिव भी पता नहीं चल रहा है, कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड जब अर्पिता गायब हुई उस दिन, उससे 2 दिन पहले एक बार भी बात नहीं। और सबसे अजीब बात यह कि अर्पिता के कॉल का रिप्लाई न करना, मैसेज का जवाब नहीं देना पिछले की हिस्ट्री से बिल्कुल अलग था। तो इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ था, अब पुलिस को डाउट हो गया। 4 बार पूछताछ के बाद
अब अरुण को खामोशी से एक तरीके से पुलिस नजर रखने लगी थी, उसके बारे में खंगालने लगी। पता चला कि उसके फादर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एक भाई आर्मी में है, पूरा घर पढ़ने लिखने वाला, और ये खुद ब्रिलियंट स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी कर रहा था और तेज तर्रार स्टूडेंट। इसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना शानदार था और वो सच में सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था। लेकिन ये 2 दिन का गैप कॉल और मैसेजेस का पुलिस को खटक गया। पुलिस ने कहा कि अगर फिर से अरुण को ये हुआ कि बुलाकर पूछताछ करते हैं, उन्होंने कहा कि जितना ब्रिलियंट है फिर से पुलिस को घुमा देगा, तो अब क्या किया जाए। आईओ ने अपने सीनियर अफसरों से बात की और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बिना अरुण को बताए सीधे बेंगलुरु चलते हैं। पता अरुण का है ही, और उसके कमरे पर चलकर उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। तय हुआ कि ठीक है। अब हुबली पुलिस की एक टीम बिना अरुण को इन्फॉर्म किए बेंगलुरु निकलती है। बेंगलुरु में सीधा अरुण के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरुण दरवाजा खोलता है। सामने वही पुलिस वाले जिनसे वो 4 बार सवाल जवाब कर चुके थे, उनको देखकर वो हैरान हो गया क्योंकि इन्फॉर्म किया नहीं था। पुलिस वाले भी उसको मुस्कुरा कर कहते हैं कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस बेंगलुरु केस के सिलसिले में आए, आपसे 2-4 सवाल और पूछना चाहते हैं। अरुण इतना फिर कॉन्फिडेंट कि उसने कहा कि जी पूछिए, आपने यहाँ पर क्यों आने की तकलीफ की? मैं तो आ ही जाता। उन्होंने कहा कि नहीं, आराम से इधर उधर की बात की और फिर उन्होंने एहसास ही नहीं कराया कि उसके ऊपर डाउट है। बातचीत करते हुए अचानक पुलिस ने कहा कि हमें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आपके कमरे की तलाशी लेनी है। तलाशी का पेपर लेकर आए थे और उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि घर में क्या मिलेगा, हथियार, मोबाइल, क्या पता था कि सब कॉल डिटेल निकाल चुके हैं, मुझसे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो बेफिक्र लापरवाह था। उसने कहा कि जो भी तलाशी लेनी है आप आराम से ले लीजिए। अब पुलिस वाले उससे घर की तलाशी ले रहे हैं। कमरे में किताबों के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन उन्हीं किताबों के बीच पुलिस को एक डायरी मिलती है। जैसे ही पुलिस की नज़र उस डायरी पर पड़ी, पुलिस ने उस डायरी को उठाया। अचानक अरुण घबरा गया। अब पुलिस वाले उसके चेहरे को भी पढ़ रहे थे, लगातार नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने डायरी खोलकर पढ़नी शुरू कर दी। ऐसी ही डायरी के सिर्फ 2 पन्ने पढ़े और अब पुलिस को ये समझ में आ गया था कि अर्पिता का कातिल कौन है। ये डायरी अरुण की थी और अरुण ने अर्पिता के कत्ल की पूरी कहानी उस डायरी में लिखी थी। तसल्ली से बैठकर पहले पुलिस ने डायरी पढ़ी, फिर अरुण को कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। उसे हुबली लेकर आए। हुबली आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने वहां की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरुण को पेश किया, कहा कि अर्पिता का केस सॉल्व हो गया, अर्पिता का कातिल मिल गया, वो कोई और नहीं अरुण है। अब एक डायरी से ये केस आखिर कैसे खुला? जब पुलिस ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा कि किसी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर की डायरी है। ये उस डायरी में उसने कोई क्राइम सीन नहीं लिखा था। वो इतना होशियार था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उस डायरी में सिर्फ ये था कि 30 मई को जब लाश मिली अर्पिता की, पहली बार ये खबर छपी तो वो खबर मीडिया में किस तरह की थी, क्या क्या उसमें एंगल थे, क्या क्या उसमें शक जताए गए। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो उस एफआईआर में क्या लिखा था। इस केस को जब आईओ ने इन्वेस्टिगेट किया तो इनकी इन्वेस्टिगेशन की लाइनें क्या थी। जब उन्होंने सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें क्या मिला। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में किन किन लोगों के नाम आए, कौन कौन लोग उसमें जीरो होते, इनके ऊपर शक होता। जिन लोगों से सवाल किए गए, पेरेंट्स से, कॉलेज में दोस्तों से और जानकारों से, उनसे किस तरीके के सवाल हुए, ये सारी चीज़ें उसने लिखी। और उसके बाद ये लिखा कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ आएगी तो मुझे किन किन सवालों का सामना करना पड़ेगा, मुझे उन सवालों के जवाब कैसे देने होंगे, मुझे अगर कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर जवाब देना होगा तो क्या दूंगा। उसने यहाँ तक लिख रखा था कि ये जो 2 दिन मैंने कॉल नहीं किया है, अगर इस पर भी सवाल पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये उससे पूछा ही नहीं गया था क्योंकि इसकी वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ था। तो पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो हो सकता था, उसने उस डायरी में उसके नोट्स बना लिए थे। और कहाँ गया, नोट्स बनाए थे कि मुझे इस वक्त ये कहना है, इस सवाल पर ये कहना है, इस वक्त यहाँ ये बताना है, उस वक्त ये बताना है। उसने पूरी की पूरी केस स्टडी एक तरीके से बना ली थी उस नोटबुक में अपने आप को बचाने के लिए। कन्नड़ में एक फिल्म आई थी दृश्या, इस दृश्या से इंस्पायर था, लेकिन वो आधा था, बाकी उसका अपना दिमाग था। अब इस डायरी ने उसका भेद तो खोल दिया। अब उसे कहानी बतानी थी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो दोस्तों, कहानी ये थी कि जब ये दोनों 12th में थे तभी अर्पिता और अरुण एक दूसरे के दोस्त बने। दोनों में प्यार हुआ। फिर इसके बाद कुछ वक्त तक कॉलेज में रहे, बल्कि वो कॉलेज में था, ये 12वीं में
ये इश्क मोहब्बत चलता रहा। लेकिन अरुण पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था। उसे ये था कि करियर में, लाइफ में कुछ करना है और पढ़ने लिखने में तेज़ था, तो उसका अपना पढ़ाई पर फोकस था। लेकिन अर्पिता उसकी ज़िंदगी में थी। धीरे धीरे वक्त बीता, अर्पिता इधर पढ़ाई की तरफ से अपना ध्यान हटाने लगी और वो इसलिए फेल भी हो गई। अब इधर जब ये पीएचडी करने लगा तो ये हुआ कि अर्पिता ने कहा कि अब शादी कर लेते हैं, लेकिन अरुण अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसका पूरा फोकस करियर पर था और उसे ये था कि पहले स्टडी कंप्लीट करेंगे फिर करेंगे। इधर जब अर्पिता फेल हुई तो अरुण को ये भी लग गया कि ये इस तरीके से पढ़ने लिखने में तेज नहीं है। उसे लगा आगे चलकर जिंदगी में ये जोड़ी फिट नहीं बैठेगी, तो वो धीरे धीरे अर्पिता से किनारा करने लगा। अर्पिता लेकिन शादी के लिए दबाव लगातार बनाती रही। उसने कहा, हम तुम्हारी फैमिली को बता देंगे कि हमारा अफेयर है और तुम शादी से पीछे हट रहे हो। अरुण अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डरता था। पिता स्ट्रिक्ट थे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। एक भाई आर्मी में था, तो वो अपनी फैमिली को लेकर बड़ा डरता था और उसे ये हो गया था कि घर में पता चल गया तो फिर क्या होगा। इधर अर्पिता अब उसे लगातार दबाव में ले रही थी शादी करने के लिए। इन सब के बीच में वो इतना तंग आ गया कि उसने ये तय कर लिया कि अर्पिता को रास्ते से हटा देगा, ये बात किसी को पता न चले। और फिर इसी के बाद उसने कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन वो चाहता था कि कत्ल ऐसा हो जो बिल्कुल फुल प्रूफ हो, किसी को पता न चले। इसी के बाद उसने कैसे कत्ल करना है और वो पकड़ में ना आए, उसकी तैयारी की। 29 अक्टूबर जिस दिन से वो मिसिंग थी अर्पिता, उस दिन अरुण ने अर्पिता को फ़ोन किया, कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने अपने मोबाइल से फ़ोन नहीं किया, उसने पीसीओ से जाकर फ़ोन किया और पीसीओ से भी फ़ोन बेंगलुरु से नहीं किया, हुबली पहुँचकर किया। हुबली के पीसीओ से लोकल कॉल, अपना मोबाइल इसे बेंगलुरु के अपने कमरे में ऑन करके साइलेंट मोड पर छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मोबाइल यहाँ रहेगा, साइलेंट रहेगा, घंटी भी बजेगी, लोकेशन बेंगलुरु का आएगा। अपने साथ वो मोबाइल लेकर नहीं गया। हुबली पहुंचकर पीछे से फ़ोन किया, उसने कहा मुझे तुमसे मिलना है। अर्पिता वैसे ही उससे मिलना चाहती थी। दोनों मिले, फिर वहाँ एक लोकल लेक में गए, फिर उधर इधर घूमा और शाम के 7 बज गए। एक ऑटो रिक्शा से दोनों शहर के थोड़ा बाहर निकले। एक सुनसान जगह पर ऑटो रुकवाकर अब ये दोनों पैदल चलने लगे। लगभग अंधेरा हो गया। मौका देखते ही अरुण ने अर्पिता के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद वहीं पास में खेत में एक गड्ढा किया। एक आध दिन पहले बारिश हुई, मिट्टी गीली ही थी, ज़्यादा टाइम उसे लगा नहीं और फिर उस गड्ढे में लाश को दफना दिया। लेकिन वो पूरी सही तरीके से दफना नहीं पाया। बाद में और बारिश हुई, मिट्टी हट गई, लाश का कुछ हिस्सा बाहर आ गया और उसके बाद ये सब करने के बाद उसी रात हुबली से वापस बेंगलुरु पहुंच गया। बेंगलुरु में अपने आराम से नॉर्मल से रहने लगा। लेकिन उसे पता था कि एक रोज़ लाश भी मिलेगी, एक रोज़ पुलिस जांच भी करेगी, एक रोज़ उसका भी नाम आएगा, क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहा था। और ये भी पता था कि उसका मोबाइल भी वो ले लेगा तो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में उसका नाम आएगा। मोबाइल अपने साथ वो ले गया तो मोबाइल को फेंक दिया उसने नदी में, लेकिन सिर्फ मोबाइल फेंका था, पीछे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स तो वो फेंक नहीं सकता था, ना मिटा सकता था। तो ये सब कुछ करने के बाद उसे इतना यकीन था कि एक रोज़ पुलिस इस लाश को निकालेगी, पुलिस लाश तक पहुंचेगी और इस कत्ल की कहानी खुलेगी और उस कत्ल की जांच में वो भी आएगा। और उसी की तैयारी उसने शुरू कर दी। 1.5 साल तक तैयारी करता रहा। हर डायरी पर आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, नोट करता रहा, लिखता रहा। लेकिन सिर्फ उसकी एक खुद के बचाव के लिए जो चालाकी थी कि मोबाइल रखा लेकिन 2 दिन तक कांटेक्ट नहीं किया। अब उस डायरी में ये भी था कि 2 दिनों तक कांटेक्ट इसलिए नहीं करना है ताकि लास्ट कॉल, लास्ट मैसेज में अक्सर क्राइम के केस खुल जाते हैं। तो वो ये नहीं चाहता था कि वो लास्ट मैसेज या लास्ट कॉल उसका हो, क्योंकि सबसे पहले पुलिस किसी भी क्राइम में जो लास्ट 2-4 कॉल होते हैं उनसे पूछताछ करती है। वो चाहता था पूछताछ में उसका नंबर बहुत बाद में आए, तो इसलिए उसने 2 दिन तक कॉल नहीं उठाया। मैसेज आया, रिप्लाई नहीं किया, खुद कॉल नहीं किया, क्योंकि वो अर्पिता की मौत से पहले के आखिरी 2-4-5 लिस्टेड जो कॉल आने वाले थे या मैसेज करने वाले थे उनसे दूर रहना चाहता था। और यही एक गलती पुलिस के लिए शक की वजह बन गई, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। बाद में इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, पढ़ाई छूट गई। लेकिन फिर 2.5 साल के बाद अरुण को जमानत मिल गई। ये कोर्ट में, अब भी लोअर कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और क्या था पता नहीं, अरुण इस वक्त जमानत पर बाहर है। लोअर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फैसला शायद अब जल्दी आ जाए, इस बात की उम्मीद है। तो ये थी कहानी एक ऐसे कातिल की जो पुलिस से 2 कदम आगे रहना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। होता वही है, कई बार छोटी छोटी गलतियां भी आपकी सारी जो प्लानिंग है उसकी धज्जियां उड़ा देती हैं। फिलहाल कहानी में इतना ही। क्राइम रिपोर्टर की कहानियां आपको कैसी लगती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।